नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन के हवाले से जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन की जाती है और जो मॉलिक्यूल या जो सब्सटेंसेस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको इनहिबिटर्स कहते हैं। उन इनहिबिटर्स उनकी टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये जो एंजाइम इनहिबिशन का जो इनहिबिटर्स जो होते हैं ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली अहम सिग्निफिकेंस हमारे एंजाइम इनहिबिशन की जो है वो ये कि ये हमारे बॉडी का कंट्रोल मैकेनिज्म है, यानी ये है कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। इनहिबिटर्स जो होते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ये हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है। अब ये कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का किस तरीके से है, मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर कोई एक रिएक्शन होने जा रहा है। अब वो रिएक्शन है, ये ए एक रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट बी के अंदर। अब जो ए रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस कन्वर्जन के लिए आपको एंजाइम चाहिए जो कि इसको कंटिन्यूअसली कन्वर्ट कर रहा है। अब मामला ये होता है कि ये रिएक्शन जब तक जारी रहता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमें इस रिएक्शन को स्टॉप करने की जरूरत पड़ती है और वो स्टॉप इनहिबिटर ही करते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर ये इनहिबिशन का प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो फिर वो इनहिबिटर वहां से हट जाते हैं और दोबारा से भी रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह जब रिएक्शन की जरूरत पड़ती है रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और जब रिएक्शन की जरूरत पड़ती है इनहिबिटर्स के जरिए से ही रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ये स्टार्ट और स्टॉप का जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का, ये इनहिबिटर्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, इन एंजाइम इनहिबिटर्स को हम एज ए स्ट्रेटजी फॉर ड्रग डिस्कवरी इस्तेमाल करते हैं, एज ए स्ट्रेटजी फॉर ड्रग डिस्कवरी, यानी ड्रग्स को डिस्कवर करने के लिए हम स्ट्रेटजी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं इन एंजाइम्स को। अब ये ड्रग की डिस्कवरी के लिए हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल है हम लोग कैंसर में जो इम्यूनोथेरेपी कराते हैं, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर एक इनहिबिटर होता है जिसको हम कहते हैं TKI, यानी TKI एक इनहिबिटर है। TKI ये ऐसे लगा देते हैं, ये कहलाता है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। टायरोसिन काइनेज एक इनहिबिटर होता है। ये जो इनहिबिटर होता है ये एक एंजाइम का इनहिबिटर है और उस एंजाइम का नाम है यानी ये RNA एडिटिंग जो एंजाइम्स होते हैं उनका इनहिबिटर है। ये हमारे सेल में RNA एडिटिंग एंजाइम्स का इनहिबिटर है। अब होता ये है कि जब हम इस इनहिबिटर को इस्तेमाल करते हैं तो ये जो इनहिबिटर होता है ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, यानी इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट करने के बाद कहा जाता है कि इसके बाद अगर आप इम्यूनोथेरेपी करते हैं, यानी उस पेशेंट की इम्यूनोथेरेपी करते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर आता है। इम्यूनोथेरेपी करते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर तौर पे आपको मिलेगा। तो ये इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग करते हैं आमतौर पर, ये सबसे पहले एंजाइम इनहिबिटर को इस्तेमाल करने के बाद फिर करते हैं। इसके बाद और भी इसकी मज़ीद एक एग्जांपल हो सकती है। और एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो हमारे पास इसकी है वो ये कि एक प्रॉब्लम हो जाती है मीथानॉल टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है कि मीथानॉल कोई भी शख्स जानबूझ के डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली बॉडी में चला जाए तो उससे एक टॉक्सिसिटी हो जाती है जिससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। अभी मीथानॉल टॉक्सिसिटी क्या होती है कि मीथानॉल जैसे बॉडी में जाता है, ये मीथानॉल पहले कन्वर्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड में, ये कन्वर्ट हो गया फॉर्मल्डिहाइड में। और ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है फिर ये मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद ब्लाइंडनेस कॉज करता है, ये ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। अब जो फॉर्मल्डिहाइड ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, इस चीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10% इथानॉल इस्तेमाल करते हैं।
इस प्रॉब्लम से बचने के लिए 10%, यानी यूं समझ लें कि 10% इथानॉल जो है ये मिथानॉल टॉक्सिसिटी का एंटीडोट होता है, यानी इसका इलाज होता है, ये उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये इथानॉल बॉडी में जाकर करता क्या है, ये इथानॉल बॉडी में जाने के बाद एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये उसका इनहिबिटर होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, और जिसकी वजह से हम उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इसकी सिग्निफिकेंस है एंजाइम के इनहिबिटर्स की, दे आर यूज्ड टू स्क्रीन वेरियस लेवल ऑफ डिजीज, वेरियस लेवल ऑफ डिजीज, यानी आप किसी भी बीमारी का क्या लेवल है, मतलब किस हद तक वो इनिशियल स्टेज पर है, किस स्टेज पर है डिजीज, इस डिजीज को जानने के लिए इनहिबिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, हम आमतौर पर टेस्ट करवाते हैं, एक जैसे लिवर और हार्ट की कंडीशन या डिजीज को देखें जानने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे लिवर एंजाइम टेस्ट होता है, एक होता है लिवर एंजाइम टेस्ट। अब ये जो लिवर एंजाइम टेस्ट है, ये टेस्ट किसका होता है, ये टेस्ट होता है एक एंजाइम का जिसका नाम है ALT। अब ये जो ALT है, ये असल में एक एंजाइम होता है जिसका फुल फॉर्म है एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, अमाइनो ट्रांसफरेज ये एक एंजाइम होता है। और ये जो एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसका एक मखसूस लेवल होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब इस एंजाइम का जो एक नॉर्मल लेवल हमारे बॉडी में होना चाहिए, यानी बिल्कुल जो नॉर्मल लेवल है वो तकरीबन 7 से 55 UL होना चाहिए, मतलब यूनिट्स पर लीटर, ये होगा यूनिट्स पर लीटर, ये इतना होना चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं और इस टेस्ट में इसकी वैल्यू अगर 55 से लेस देना है, मतलब लेस देन 55 आना शुरू कर दे, तो सब चीज़ें नॉर्मल है मतलब। लेकिन अगर फर्ज करें कि इस टेस्ट में इसकी वैल्यू 100 या ग्रेटर देन 100 आना शुरू कर दे, तो ये एक बड़ी सीरियस लिवर प्रॉब्लम की इंडिकेशन होती है। अब यहां पर हम लोग यानी जितना ज़्यादा ये वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा सीरियस एक लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम लोग इस डिजीज़ की सीवियरिटी को या डिजीज़ के लेवल को हम लोग इन एंजाइम के ज़रिए से ही या उनके इनहिबिटर के ज़रिए से ही चेक कर रहे हैं।